प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव कुमार, हिंदी शिक्षक, ज़िला फतेहगढ़ साहिब। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं अपठित गद्यांश, जिसको अंग्रेजी में अनसीन पैसेज बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना हो, मतलब ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होता। गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, मतलब किसी कहानी, उपन्यास, निबंध का ये अंश होता है, कहीं से भी लिया जा सकता है। तो आज का जो विषय है अपठित गद्यांश, वो हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम अपठित गद्यांश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे गद्यांश को अपठित गद्यांश कहते हैं जो कि पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक से संबंध नहीं होता, अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले आपने अध्ययन ना किया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रश्न पत्र निर्माता प्रश्न पत्र में से किसी पत्रिका, समाचार पत्र या अन्य किसी भी पुस्तक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त से कोई गद्यांश दे सकता है। कहने का भाव कि ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होता। ये कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे छात्रों का अभ्यास होता है, उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है और इससे छात्रों की व्यक्तिगत जो योग्यता है, वह अभिव्यक्ति की क्षमता है, वो भी बढ़ती है। तो इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि हिंदी की पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक रचनाओं को नियमित रूप से पढ़ने की आदत को विकसित करें। विद्यार्थी जितना पढ़ने की आदत डालेंगे, उतना ही वे अपठित गद्यांशों को पढ़कर समझने लगेंगे। इससे अपठित गद्यांशों के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना उनके लिए सरल होगा। तो परीक्षा में अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 3 प्रश्न गद्यांश की जो विषय सामग्री है उससे संबंधित होंगे। जो गद्यांश में दिया गया है, जो उसका भाव अर्थ है, आपने उसको समझना है। उसी के आधार पर 3 प्रश्न होते हैं। चौथा प्रश्न गद्यांश में से 2 कठिन शब्दों के अर्थ लिखने से संबंधित होगा। और जो अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न, गद्यांश के शीर्षक अथवा केंद्रीय भाव से संबंधित होगा। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे अपठित गद्यांश की विधि, कि जब आपने अपठित गद्यांशों के प्रश्नों को हल करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रत्येक अपठित गद्यांश के अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके उत्तर देने के लिए कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे कि गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ लेना चाहिए। यदि फिर भी उसका मूल भाव स्पष्ट ना हो तो उसे एक बार फिर पढ़ लेना चाहिए। जब गद्यांश का मूल भाव समझ आ जाए तो उसके उत्तर देना आसान हो जाएगा। ठीक है। कहने का भाव कि जो भी गद्यांश दिया गया है, पहले आपने प्रश्न नहीं पढ़ने, पहले आपने गद्यांश को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कोशिश करें जो मुख्य बातें हैं उनको रेखांकित कर लें। उसके बाद गद्यांश की जो विषय सामग्री है, उसके जो प्रश्न है वो उत्तर उसी में ही होते हैं। कहने का भाव कि गद्यांश की विषय सामग्री, जो भी आपको गद्यांश दिया गया है, जो 3 प्रश्न होते हैं, वो उसी में छिपे होते हैं। तो अतः अपनी ओर से उनके उत्तर नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात, जब आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं
तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर आपने कम से कम शब्दों में देने हैं। साथ ही गद्यांश में से अपने उत्तर छांटने होते हैं। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अर्थात उत्तर जो हैं प्रसंग के अनुसार होने चाहिए। नंबर 3, पूछे गए कठिन शब्दों के अर्थ भली भांति सोच विचार कर लिखने चाहिए। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गद्यांश में जो कठिन शब्द है किस पंक्ति में से लिया गया है, आपने उस पंक्ति को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद ही कठिन शब्दों के आपने उत्तर देने हैं। और आखिरी जो प्रश्न है वो शीर्षक पर होता है। गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा होता है। ठीक है, जब आपको गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट हो जाए तो उसका उपयुक्त एवं संक्षिप्त शीर्षक सोच विचार कर ही लिखना चाहिए। कहने का भाव जो मूल भाव है उसके आधार पर ही आपका शीर्षक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपठित गद्यांश के महत्व की। ऐसा गद्यांश जो आपने पहले ना पढ़ा हो। अगर मान लीजिए आपने पढ़ा भी है तो ये समझ लें कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अपठित गद्यांश का उद्देश्य यह होता है कि किस प्रकार से कोई छात्र अपठित गद्यांश को समझ पा रहा है और किस प्रकार से वह अपने दिमाग में उसका विश्लेषण करके उसको लिख पा रहा है। इसलिए परीक्षा में इसको छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार डाला जाता है कि छात्र कितना अधिक अपठित गद्यांश को समझ पाता है। इसको समझने का मूल उद्देश्य है कि साहित्य में जो भिन्न भिन्न रचनाएं होती हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि को समझने के लिए मनुष्य की कौशल क्षमता का विकास होता है। अपठित गद्यांश को आपने एक बार इसको पढ़ना सीख लिया, समझना सीख लिया तो आप किसी भी रचना को उसमें पूरी तरह डूबकर समझ पाएंगे। इससे आपका रचनात्मक कौशल बढ़ता है। आज की कक्षा में अब हम 3 अपठित गद्यांश जो हैं उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला गद्यांश पढ़ते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे
शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी हैं। तो ये था पहला अपठित गद्यांश जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो इसका जो भाव अर्थ है वो अच्छे तरह से समझने के लिए मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो भाव अर्थ है वो समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान है ये अपठित गद्यांश। तो इसके प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, शीत की भयंकरता और क्यों बढ़ गई थी। तो हमने गद्यांश के शुरू में ही पढ़ा था कि बूंदाबांदी होने से जो है शीत की भयंकरता वो बढ़ गई थी। तो आपने लिखना है, वर्षा होने के कारण शीत की भयंकरता बढ़ गई थी। दूसरा प्रश्न, लेखक को घर किसने बुलाया था। ठीक है, लेखक को उनके बड़े भाई ने बुलाया था। जब एक आदमी आया था उसने उसको जोर से बुलाया था कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तीसरा, लेखक को घर जाने में किसका डर सता रहा था। किस बात का डर था लेखक को। तो लेखक को बड़े भाई की मार का डर सता रहा था कि पता नहीं शायद किसी ने शिकायत लगा दी है कि वो बेर तोड़ कर खा रहे हैं, है ना। तो मन में डर उत्पन्न हो गया कि मार पड़ेगी, है ना। तो मार का डर था। आपने लिखना है, लेखक को बड़े भाई की मार का डर सता रहा था। प्रश्न नंबर 4 जो कि कठिन शब्द है। पहला है आशंका। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पंक्ति को पहले आपने पढ़ना है, जिस पंक्ति में से ये जो शब्द है लिया गया है। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। आशंका का यहाँ अर्थ है संदेह। दूसरा है भय, उसके साथ ही है। अब पिटने का भय दूर हुआ, उसके नीचे है ये पंक्ति। ठीक है, भय का यहाँ अर्थ है डर। अब आते हैं शीर्षक पर। ठीक है, तो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा और इसका जो भाव अर्थ है वो भी समझ लिया होगा। तो हम इसका जो शीर्षक है वो देंगे मार का डर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो था अपने भाई साहब की मार का जो उन्हें डर था वो सता रहा था जब वो घर जा रहे थे। ठीक है, तो हमारा शीर्षक होगा मार का डर। तो ये हो गया हमारा पहला अपठित गद्यांश। दूसरा गद्यांश, यह संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या।
जो जिससे बनता है वह उसी में लय हो जाता है। इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुदबुदे की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। रे मूर्ख लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है और उसी में लीन हो जाएगा। इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भाड़ क्षणिक था और क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। तो ये था दूसरा गद्यांश जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। यह संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या। जो जिससे बनता है वह उसी में लय हो जाता है। इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुदबुदे की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। रे मूर्ख लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है और उसी में लीन हो जाएगा। इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भाड़ क्षणिक था और क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। उम्मीद करता हूं आपने इसका भाव अर्थ समझ लिया होगा। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार यह संसार क्या है। तो हमने इस गद्यांश के शुरू में ही पढ़ा, क्रम में ही पढ़ा कि ये जो संसार है क्षण भंगुर है। तो आपका उत्तर आएगा, लेखक के अनुसार यह संसार क्षण भंगुर है। दूसरा प्रश्न, लड़की को किस बात पर खेद था। ठीक है, लड़की को किस बात पर खेद था। तो लड़की को अपने रेत के भाड़ के टूट जाने पर खेद था। तो किसी और ने लात मारकर उसका जो भाड़ था, जो उसने रेत का घर बनाया था, उसको तोड़ दिया था। इस बात का उसे खेद था। तीसरा, लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है। लेखक ने मनुष्य को परमात्मा का साधन मात्र कहा है। ये तीन जो प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं, जो गद्यांश से संबंधित थे। चौथा भी इसी से संबंधित है, लेकिन इसमें हमने कठिन शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो पहला कठिन शब्द जो आया है क्षणिक तथा नवीन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला जो है उसका अर्थ है क्षण भर के लिए रहने वाला। क्षणिक होता है क्षण भर के लिए रहने वाला, मतलब कुछ समय के लिए रहने वाला।
ठीक है, जो सदैव ना रहे, कुछ समय के लिए रहे। तो दूसरा है नवीन। नवीन का अर्थ है यहाँ नया। आखिरी प्रश्न पर आते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शीर्षक होता है वो या तो गद्यांश के प्रारंभ में या अंत में छिपा होता है, ठीक है। या अगर आपको इसका मूल भाव समझ आ गया तो बड़ी आसानी के साथ आप इसका जो शीर्षक है वो बता सकते हैं। तो ये पूरा गद्यांश जो है हमें बताता है इस संसार के क्षण भंगुर के बारे में, कि ये जो संसार है क्षण भंगुर है, मतलब नाशवान है। तो आपका शीर्षक होगा क्षण भंगुर संसार। पहली पंक्ति में आया है, पर आपने क्षण भंगुर पहले लिखना है, संसार उसके पीछे लिखना है। तीसरा अपठित गद्यांश वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे लगातार कर्तव्यनिष्ठ बना रहना चाहिए। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति बल्कि उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। मनुष्य जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसी में ही जीवन की सार्थकता है। तो ये था तीसरा गद्यांश जो मैंने आपको पढ़ा। इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि इसका जो भाव अर्थ है वो हम अच्छी तरह से समझ सकें। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे लगातार कर्तव्यनिष्ठ बना रहना चाहिए। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम
निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति बल्कि उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। मनुष्य जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है, उसी में ही जीवन की सार्थकता है। तो पहला प्रश्न, कर्तव्य पालन में मनुष्य के भीतर कैसा भाव होना चाहिए? कर्तव्य पालन में मनुष्य के भीतर सफलता असफलता की चिंता को त्याग और केवल कर्तव्य के पालन का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपने प्रश्न करने हैं, एक बात आपने याद रखनी है, ध्यान योग्य है ये बात, कि गद्यांश की पंक्ति और जो प्रश्न है उसकी पंक्ति का आपस में क्या संबंध है। कहने का भाव, प्रश्न और पंक्ति का क्या भाव अर्थ है। अगर आप भाव अर्थ समझ गए तो उत्तर देने में भी आसानी होगी और आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा, सफलता कब प्राप्त होती है? सफलता की प्राप्ति तब होती है जब मनुष्य बिना किसी आशा या निराशा के चक्कर में फंसे हुए निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। प्रश्न नंबर 3, जीवन में असफल होने पर क्या करना चाहिए? जीवन में असफल होने पर कभी भी निराश हताश नहीं होना चाहिए और निरंतर लगातार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते रहना चाहिए। तो ये हो गए 3 प्रश्न गद्यांश में से। चौथा कठिन शब्द है, तो वो आए हैं